अस्सलाम वालेकुम। कल के डेटाबेस के लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी और साथ में फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम उस पर भी डिटेल के साथ बात की, यानी वाई वी यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के आखिर डेटाबेस को हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, तो उसके फ़ायदे हैं, इसी वजह से इस्तेमाल करते, और वो सारे फ़ायदे कल मैंने एक एक करके सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए। फिर हमने डेटाबेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए, जिसमें टेबल, फाइल, रिकॉर्ड और इस किस्म की चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इसीलिए है कि आप लोग वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चन जो है वो फ्रीली वहाँ पे पूछ सकें, और इंशाल्लाह हमारी जानिब से टाइमली उनको आंसर किया जाएगा। तो कल मैंने आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बताया था कि डेटाबेस जो होता है वो शेयर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसके फाइल्स जो हैं या जिसमें जो डेटा होता है वो सारा आपस में इंटर रिलेटेड होता है, और डेटाबेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक एंड यूज़र की ज़रूरियात को पूरा कर सके। अच्छा, कल जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि डेटाबेस सिर्फ अ बंच ऑफ टेबल का नाम नहीं है कि एक से ज़्यादा टेबल्स में आप डेटा स्टोर करके किसी जगह पे रख दे तो वो डेटाबेस हो जाएगा। नहीं, डेटाबेस के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटाबेस कहते हैं। वो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। एक तो इंटीग्रेशन, यानी कि डेटाबेस के फाइल्स में आपस में लिंक्स होंगे, आपस में राब्ते होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर का टेबल है, ऑर्डर का टेबल है एंड प्रोडक्ट्स का टेबल है। देखिए, कस्टमर की CID है, कस्टमर ID 508, जो इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्डर के टेबल में अगर हम देखें तो ये कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे रहा है, और डेफिनेटली प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं रिकॉर्ड की जा रही, बल्कि उसका सिर्फ वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि प्रोडक्ट की ID है। तो देखिए, हम डुप्लीकेशन से बच रहे हैं। कल मैंने डुप्लीकेशन के नुकसानात आप लोगों को बताए थे। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा से पहले कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑर्डर में पूरी की पूरी लिख लें, फिर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी सारी की सारी लिख लें, तो ये तो एक मसला बन जाएगा, और वही डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम होगा, और वही सारे मसले मसाइल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कस्टमर है, कस्टमर ID ऑर्डर के टेबल में 508, इसने 199 प्रोडक्ट ID 199 के लिए इसने ऑर्डर दिया है, और क्वांटिटी भी इसने शो कर दी है। इस तरह 508 ने एक और प्रोडक्ट ID यानी 201, जो कि हमारे पास हेयर जेल है, ठीक है, और 199 जो है वो हमारे पास नीचे प्रोडक्ट के टेबल में हम देखेंगे तो वो एक शैम्पू है, और उसकी कॉस्ट भी उसके सामने लिखी हुई है, ठीक है। सो ये क्या है, ये इन टेबल्स के आपस में वो इंटर रिलेशनशिप है या इंटीग्रेशन है, और इसी को डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, आगे जाते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। तो जैसे आप लोग सब लोगों को पता है कि तस्वीर का एक रुख नहीं हुआ करता, बल्कि दो होते हैं। जहाँ पे किसी चीज़ के फ़ायदे होंगे तो वहीं पे उसके कुछ नुकसानात भी ज़रूर होंगे। तो देखते हैं कि डेटाबेस के हवाले से ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
टाइम इज कंज्यूम इन डिज़ाइन कम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम। देखिए डेटाबेस सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, उनको बनाना बहुत कम्प्लेक्स होता है, तो डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम जो है लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको अगर किसी अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग बेस्ड डेटाबेस या इस किस्म का कोई डेटाबेस जो जिस फील्ड के साथ आपका सिरे से ताल्लुक़ ही नहीं है, और आपको कहा जाए कि आपने इसका डेटाबेस बनाना है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप उस फील्ड में अपने आप को माहिर बनाएंगे, उस फील्ड के काम को सीखेंगे सबसे पहले, जो कि एक सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट कलेक्शन करोगे तो खुद अपने आप को पहले क्लियर करोगे उस चीज़ के ऊपर, तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। उसके बाद जो है आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसकी एनालिसिस करनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने एनालाइज करना होता है, उसमें से आपने गलतियों को निकालना होता है, यह भी आपसे काफ़ी टाइम लेगा। उसके बाद आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे आप एक घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग सर्वे करते हैं, फिर उसका नक्शा बनाते हैं, फिर बाद में जाके आप बैठ के जो है उसके ऊपर ईंटें वगैरह लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह डेटाबेस का भी मामला है, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटाबेस की डिज़ाइनिंग हम कैसे करेंगे। उसके बाद जाके आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है, फिर टेस्टिंग, और अगर टेस्टिंग में मसला आता है तो दोबारा से ये सारे स्टेप आपने फिर से करने होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल होता है। डैमेज टू डेटाबेस अफेक्ट वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अगर आपके डेटाबेस को कोई डैमेज होता है तो आपके डेटाबेस के साथ जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उन सारों को नुकसान पहुंचता है। कंसिडरेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कॉस्ट। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको बहुत सारे हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप लोग परचेज़ करोगे, तो ये भी महंगे होते हैं, आपको इनको ख़रीदना पड़ेगा, तो ये भी जो है इसकी एक डिसएडवांटेज है। एक्सटेंसिव कन्वर्जन कॉस्ट इन शिफ्टिंग फ्रॉम अ फाइल बेस्ड सिस्टम टू अ डेटाबेस सिस्टम। और ये काफ़ी मुश्किल काम है कि आप फाइल बेस्ड सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो। ठीक है, जो कल हमने डिस्कस किया था, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्रामर्स एंड यूज़र्स। आपने अपने सारे यूज़र्स को ट्रेन करना होगा, जो आपसे वक्त भी लेगा और ट्रेनिंग के ऊपर आपका पैसा भी थोड़ा ज़ाया होगा। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, आप इस लिहाज से आप कह सकते हैं। अच्छा, अभी ज़रा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि हमने डिस्कस किए डेटाबेस सिस्टम के। अब आते हैं DBMS के ऊपर, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो व्हाट इज़ अ DBMS? देखिए, आप ये समझ लें कि DBMS जो है ये एक इंटरफेस है बिटवीन अ यूज़र एंड अ डेटाबेस, यानी ये यूज़र और डेटाबेस के दरमियान एक ब्रिज होता है, एक पुल होता है। विदाउट DBMS यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस के साथ कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे इस DBMS के बगैर। सो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS एक्सेस जो है ये एक DBMS है, और जो आगे हम पढ़ेंगे ऑरिकल वो भी एक DBMS है। इस तरह MySQL एक DBMS है, फॉक्स प्रो जो है वो एक DBMS है, सीबेस जो है वो एक DBMS है। तो इस तरह बहुत सारे DBMSs हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये मौजूद हैं, जो कि यूज़र और डेटाबेस के दरमियान इंटरफेस का काम करते हैं।
तो चलो देखते हैं कि DBMS असल में चीज़ क्या है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइंस, क्रिएट्स एंड मेंटेन अ डेटाबेस। DBMS जो है वो पहले तो किसी डेटाबेस को डिफ़ाइन करता है, फिर उसको बनाता है और फिर उसको मेंटेन करने में अपना किरदार अदा करता है। मेंटेन करना मतलब उसमें डेटा डालना, उसमें से डेटा डिलीट करना, उसमें से डेटा को अपडेट करना, सर्च करना, ये सारे ऑपरेशंस। द DBMS allows also allows control access to data in the database। और यही DBMS जो है ये आपको आपके डेटाबेस तक पहुंचाता है और आपका डेटा का जो कंट्रोल एक्सेस है वही ये DBMS आपको प्रोवाइड करता है। कंट्रोल एक्सेस से मतलब ये है कि हर किसी को डेटाबेस के अंदर तो नहीं छोड़ा जाएगा, जो वैलिड यूज़र्स होंगे उन्हीं को छोड़ा जाएगा और फिर वैलिड यूज़र्स में भी जिसको जो टास्क असाइन किया जाएगा सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेगा। मतलब अगर किसी को सिर्फ रीडिंग जो है वो अलाउ है तो वो सिर्फ रीड कर पाएगा, वो उसमें एंट्री और डिलीशन वगैरह नहीं कर पाएगा। तो ये है कंट्रोल्ड एक्सेस, ताकि आपका डेटाबेस जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। A DBMS is a combination of 5 components। आपका DBMS जो है एक्चुअली ये 5 कंपोनेंट्स से बना होता है, 5 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है। पहला तो है हार्डवेयर, हार्डवेयर उसके लिए ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है, डेटा तो इंतहाई ज़रूरी है, यूज़र्स का होना भी ज़रूरी है और फिर कुछ प्रोसीजर्स ये भी होना ज़रूरी है। तो ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं ये DBMS इन चीज़ों से मिलके बनता है। तो आप देख सकते हैं DBMS की ये 5 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र्स एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर। द हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट अलाउज एक्सेस टू डेटा। हार्डवेयर जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल पार्ट होता है जो कि एक्चुअली आपको डेटा तक एक्सेस देता है। हार्डवेयर के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है मिसाल के तौर पे जो कि हार्डवेयर है, तो वो तो फिर नहीं होगा आपका काम। इस तरह बहुत सारा हार्डवेयर आपको चाहिए होगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर इज़ द एक्चुअल प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू एक्सेस, मेंटेन एंड अपडेट डेटा। तो ये वो एक्चुअल प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र्स को डेटाबेस तक एक्सेस देता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है, डेटा को अपडेट करता है। इन एडिशन द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स विच यूज़र कैन एक्सेस विच पार्ट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। और ये सॉफ्टवेयर ये चीज़ भी इंश्योर करता है कि कौन से यूज़र को डेटा का कौन सा पार्ट दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको अपने डेटाबेस को सिक्योर भी करना पड़ेगा। हर कोई एरा गैरा आके आपके डेटाबेस के ऊपर तो नहीं बैठ पाएगा, नहीं काम कर सकेगा। जिसको आपने जो इख्तियार दिया है वही करेगा। अगर किसी के पास सिर्फ डिलीशन का इख्तियार है तो वो डिलीशन करेगा, अगर किसी के पास इंसर्शन और डिलीशन का दोनों का इख्तियार है तो वो दोनों काम करेगा। समझ आ रही मेरी बात? अगर किसी के साथ अपडेशन का इख्तियार है तो वो सिर्फ वही काम करेगा। तो अपने इख्तियारात से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा और ये सब कुछ कंट्रोल करेगा आपका ये सॉफ्टवेयर। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे डेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डेटा के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। द डेटा इन द डेटाबेस इज स्टोर्ड फिजिकली ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर फिजिकली स्टोर होता है इन अ डेटाबेस। डेटा इज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। देखिए, आपका डेटा जो है ये सॉफ्टवेयर से कम्प्लीटली एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, ये आपके सॉफ्टवेयर से आज़ाद है। समझ आ रही मेरी बात? आपका डेटा कभी भी सॉफ्टवेयर का ग़ुलाम तो नहीं है। सॉफ्टवेयर के बगैर भी आप इस डेटा को उठा सकते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस डेटा को। तो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यही बात यहाँ पे की जा रही है। डेटा इज़
separate entity from the software that access it. अच्छा, अगला जो कंपोनेंट है हमारे पास DBMS का, वो है यूज़र. In a DBMS, the term user has a broad meaning. We can divide users into two categories: end users and application program users. ठीक है, तो हमारे पास यूज़र का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है DBMS में, ताकि वो DBMS को यूज़ कर पाए. अगर यूज़र्स नहीं है तो फिर भी तो एक मसला क्रिएट होगा. सही है. इस तरह प्रोसीजर्स हैं. लास्ट कंपोनेंट ऑफ DBMS. The last component of DBMS is a set of procedures or rules that should be clearly defined and followed by the users of the database. तो ये कुछ प्रोसीजर्स आपके डेटाबेस के लिए जो है वो बनाए जाएंगे और ये क्लियरली डिफाइंड होंगे, जो कि आपके यूज़र जो है फॉलो करेंगे ये प्रोसीजर्स या ये रूल्स जो हैं. तो ये 5 कंपोनेंट्स मिल के डेटाबेस को, DBMS को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से इनको कंपोनेंट्स ऑफ DBMS कहते हैं. अच्छा, अभी ज़रा डेटाबेस के मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. डेटाबेस को तो हमने देख लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हो गई, और साथ में DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके डेटाबेस को मेंटेन करेगा, ग्रो एंड श्रिंक करेगा, आपको एक रास्ता देगा कि आप अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर पाए. तो ये कुछ डेटाबेस के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास. मेनली इसमें ये तकरीबन 7 टाइप्स हैं: ऑपरेशनल डेटाबेस, एनालिटिकल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड यूज़र डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटाबेस, टेक्स्ट डेटाबेस, इमेज एंड मल्टीमीडिया डेटाबेसेस. एक एक करके इसको देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेसेस. So what are operational databases? These databases store detailed data needed to support the operations of an entire organization. They are also called subject area database, transaction database, and production database. Examples are customer database, personal database, inventory database, etc. तो ऑपरेशनल डेटाबेसेस हमारे पास ऐसे डिटेल्ड डेटाबेसेस होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं. इनको सब्जेक्ट एरिया डेटाबेस भी कहा जाता है या ट्रांजैक्शन डेटाबेस भी इनको कहा जाता है. और इस किस्म के डेटाबेसेस में रोज़मर्रा के हिसाब से ये ऑपरेशनल होते हैं और हम इसमें अपना डेटा जो है रोज़मर्रा के हिसाब से डालते रहते हैं. जैसे कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई डेटाबेस बनाते हैं, या इन्वेंट्री के लिए कोई डेटाबेस बनाते हैं, या कस्टमर्स के लिए आप कोई डेटाबेस बनाते हैं जो कि रोज़ाना के हिसाब से उसमें काम करते हो, वो ऑपरेशनल होता है. ठीक है, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है. इसके बाद है एनालिटिकल डेटाबेसेस. These databases store data and information extracted from selected operational and external databases. अच्छा, एनालिटिकल डेटाबेसेस हमारे पास ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो कि ऑपरेशनल और एक्सटर्नल डेटाबेसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक समरी तैयार करते हैं आपके लिए. एक्सटर्नल डेटाबेसेस अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. सो दे कंसिस्ट ऑफ समराइज्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन mostly needed by an organization's management and other end users. तो ये जो समरी तैयार होगी जो कि ऑपरेशनल और एक्सटर्नल डेटाबेसेस से एक्सट्रैक्ट होगी, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के का जो मैनेजमेंट है उनको सपोर्ट देता है, उनकी मैनेजमेंट में उनको सपोर्ट देता है, और दूसरे जो एंड यूजर से आते हैं उनको भी सपोर्ट देता है. इनको
मैनेजमेंट डेटाबेस या इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस भी कहा जाता है, जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि आपके ऑपरेशनल और एक्सटर्नल डेटाबेसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और उनकी एक समरी क्रिएट करते हैं, और वो समरी फिर मैनेजमेंट के सामने रखी जाती है, और वो इस समरी के बुनियाद पे फिर कोई भी डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। डेटा वेयरहाउस। A data warehouse stores data from current and previous years. Data extracted from the various operational databases of an organization. देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो वेरियस ऑपरेशनल डेटाबेसेस होते हैं, जो रोज़मर्रा के हिसाब से जिसमें आप काम करते हैं, तो ये डेटा वेयरहाउस एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि प्रीवियस और करंट प्रीवियस ईयर्स जो आपकी बिज़नेस के हैं, या मिसाल के तौर पे आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो कारकर्दगी है जो है वो आपके डेटाबेस में रिकॉर्डेड होगी। तो प्रीवियस ईयर्स की वो सारी कारकर्दगी और आपकी करंट ईयर की कारकर्दगी जो सारी डेटाबेस में रिकॉर्डेड है, तो वो उससे एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा वेयरहाउस, और फिर आपके लिए एक समरी रखेगा, जिसके बुनियाद पे फिर मैनेजमेंट जो है वो एक्शन लेगी, और उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे खामियां आ रही हैं और कहाँ पे जो है हम बेहतर हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। क्या पिछले सालों में हम अच्छे थे, अभी हमारा बिज़नेस जो है वो ख़राब हो रहा है, या पहले जो थे हम ख़राब थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जा रहे हैं, तो इनकी वजूहात क्या हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा डेटा वेयरहाउस की मदद से। So it becomes the central source of data that has been screened, standardized and integrated so that it can be used by managers and other end users, professionals throughout an organization. ठीक है, तो जैसे आपको अभी मैंने बताया कि इसको स्क्रीन किया जाता है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, और इस तरह इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट मतलब टू कंबाइन, ठीक है। तो फिर मैनेजर्स इस काबिल हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनके लिए आसानी हो जाती है। तो ये है डेटा वेयरहाउस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल जो आपका जो नादरा है वो काम कर रहा है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। मतलब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम तो वो होता है कि आपका सारा डेटा एक ही जगह पे जाके स्टोर हो रहा हो, तो इसमें तो ऐसे नहीं है। आपका डेटा जो है वो वेरियस पॉइंट्स के ऊपर स्टोर होता है, मुख्तलिफ सर्वर्स के ऊपर स्टोर होता है, और फिर वो सारे सर्वर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक ही डेटाबेस है, हालांकि वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, और उनमें जो डेटा होता है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पड़ा होता है। लेकिन चूंकि वो सारे नेटवर्किंग चैनल्स की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह मालूम होते हैं कि जैसे ये एक ही डेटाबेस हो, और असल में वो होता ही एक है, बस आप ये कह सकते हैं उसको, क्योंकि नेटवर्किंग चैनल्स उसको एक ही बना देते हैं। लेकिन बहरहाल इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इसी वजह से कहा जाता है। दिस डेटाबेस इज dispersed through an organization. This is a database of local work group and department at regional office, जैसे अभी मैंने आपको बताया, रीजनल ऑफिस, branch office and other work sites. In this database, data is stored physically across computers or a site at different locations, is known as distributed database system, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। The computer and distributed database system are connected together by data communication networks, यानी नेटवर्क चैनल्स की मदद से ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है।
एंड यूज़र डेटाबेस। एंड यूज़र डेटाबेस जो है ये एंड यूज़र के लिए होता है, और एंड यूज़र आप जानते हैं मतलब ये आपका पर्सनल डेटाबेस होता है। इस किस्म के डेटाबेस में आप वैरायटी ऑफ फाइल्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो कि एंड यूज़र खुद डेवलप करता है, ठीक है, अपने वर्क स्टेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप अपने स्प्रेडशीट में कुछ फ़ाइलें वगैरह बनाते हैं, वो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में फ़ाइल्स आप क्रिएट करते हैं, वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के जो ख़र्चे आप करते हैं घर में, ठीक है, वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। या एक छोटा सा ऑफिस है आपका, उसमें जो आप खर्चे वगैरह करते हैं तो वो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एंड यूज़र डेटाबेस होता है जो कि सिर्फ एंड यूज़र को सपोर्ट करता है। एक्सटर्नल डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस प्रोवाइड बाय ऑनलाइन सर्विस। ये एक ऐसा डेटाबेस होता है जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आपको डेटाबेसेस की फैसिलिटी जो है वो आपको देता है, और फिर वो आपको एक्सेस देता है अपने डेटाबेस तक, ठीक है, कि आप उनको यूज़ कर सकें, और अपना डेटा जो है वो बाकायदा आप वहाँ पे स्टोर करते हैं। जैसे आप यूट्यूब की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जिसमें आप अपने वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो स्टोर करते हैं, या क्लाउड जो सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज जिसमें आप अपने इमेजेस वगैरह या आप इस किस्म का बहुत सारा डेटा आप अपना वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो असल में एक्सटर्नल डेटा बेसिस होते हैं जो कि आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के डेटा बेसिस जो हैं वो एक्सटर्नल डेटा बेसिस इनको कहा जाता है, और ये नॉर्मली कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी जानिब से होते हैं, ठीक है, और वो बाकायदा इनका चार्ज भी करते हैं। टेक्स्ट डेटाबेसेस। अच्छा, तो देखिए इसका तो नाम ही जो है वो क्लियर है कि ये डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस होंगे जिसमें सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा सकेगी, जैसे बिब्लियोग्राफी हो गई, या पब्लिकेशन हो गया, एनलार्ज टेक्स्ट हो गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह। तो इस किस्म के जो डेटाबेसेस हैं जिसमें आप टेक्सचुअल डेटा स्टोर करते हैं तो वो टेक्सचुअल डेटाबेसेस कहलाते हैं। अच्छा, आखिरी डेटाबेस यहाँ पे गलती से रह गया, वो हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया। बहरहाल, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें आप डेटा जो है वो मल्टीमीडिया फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। मल्टीमीडिया फॉर्मेट में आपके साथ सब कुछ आ जाता है, जैसे एनिमेशंस हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, ग्राफिक्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, तो मतलब ये सब कुछ आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे डेटाबेसेस मल्टीमीडिया डेटाबेसेस कहलाते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है। देखिए, आप उसमें हर किस्म का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी एक डेटाबेस है और एक मल्टीमीडिया डेटाबेस है, सही है। अच्छा, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर हम रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, और कीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।